दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से नए वीडियो में नए क्वेश्चनों को समावेश। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पहले के आपने वीडियो देख लिए होंगे और हमारा एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है। साथ ही हमारे वीडियो की विशेषता है कि एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके साथ जब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें 4-5 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। तो 10 मिनट करीब का वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस या केंद्रक इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इस तरह के नामों को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, कभी न्यूक्लियस आ जाएगा कभी केंद्रक आ जाएगा, इसी में डाउट हो जाता है। तो न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लुवेन हाक है, स्वॉन है, हाफ मिस्टर है, ब्राउन है। 4 विकल्प मिलेंगे तो राइट आंसर ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्राउन ने किया था, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिटेल आपको दिखा देते हैं। देखिए जो केंद्रक है न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया है। अब कोशिका विज्ञान में केंद्रक जो है हिंदी में लतीनी और अंग्रेजी में न्यूक्लियस। वनस्पति में पाया जाता है, प्राणी और सुकेंद्रिक जीवों की अधिकांश कोशिका में एक झिल्ली द्वारा बंद एक भाग या कोशिकांग होता है। सुकेंद्रिक जीवों की हर कोशिका में अधिकतर एक केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस आरबीसीएस में जो होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं स्तनधारियों में, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में कई केंद्रक होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यहाँ पर, मरुदभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। तो मरुदभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि, क्यों होता है। तो यहाँ पर मरुदभिद में लंबा मूल तंत्र होता है, तो मूल तंत्र कहाँ पाया जाएगा, निचले हिस्से पर पाया जाता है। देखिए पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। फिर तीसरा है मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। चौथा है रात्रि के समय का कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो जो मरुदभिद पौधे होते हैं तो उनमें जड़ें जो है या मूल तंत्र लंबा होता है, ज़्यादा नीचे तक जाता है, उसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा। गहरे जल स्रोतों से जल स्तरों से जल अवशोषित करने जो जड़ें होती हैं वो गहराई में चली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। यही एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा बताया हुआ है कि जल अवशोषित करने के उद्देश्य से वो जड़ें नीचे जाती हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। कोई भी जीव हो उसमें संक्रमण होता है, उसके विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, इसको उस संक्रमण से कैसे बचा जाए, तो उसमें यहाँ पर पूछा है कि इसमें किया जाता है होमोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनो सिस्टम हमारे बॉडी का होता है, उसमें किया जाता है। इसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाते हैं, डिटेल में देखिए प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया होती है जो संक्रामक बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति का वर्णन करती है। रोग क्षमता दोनों विशिष्ट और गैर विशिष्ट घटकों को शामिल करती है। गैर विशिष्ट घटक जो होते हैं वो प्रतिजनी विशिष्टता के बावजूद व्यापक श्रेणी के रोग जनकों के लिए बाधाओं या एलिमिनेटर्स के रूप में काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य घटक खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेते हैं और रोगजन विशिष्ट रोग क्षमता को उत्पन्न करते हैं। यानी एंटीबायोटिक के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, एंटीजन और प्रतिजन के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन भाषा यहाँ पर हिंदी का शुद्ध में इस्तेमाल किया गया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं शरीर में एंटीबॉडी वगैरह है, प्रतिजन है, ये इस चीज़ के बारे में। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है। पीडियाट्रिक्स से अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से, नेत्र रोग से। तो पीडियाट्रिक्स जो होता है वो किसके अध्ययन से संबंधित होता है, तो आपको बताते हैं पीडियाट्रिक जो होता है शिशु रोग से संबंधित होता है। सी इज राइट आंसर। पीडियाट्रिक्स में यहाँ पर देखिए बाल चिकित्सा दवा की एक शाखा है
जिसमें शिशुओं, बच्चों और किशोरों की चिकित्सा देखभाल शामिल होता है, जिसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा, तो मोटापा के बारे में तो देखिए आज के समय में सभी ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं और इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये मुख्यतः कारण क्या है कि तो शर्करा, वसा, उत्तक, सुक्रोज और ग्लूकोज। नॉर्मल क्वेश्चन है, आमतौर का क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा जो आप यहाँ पर देखिए वसा जम जाता है, वसा उत्तक के कारण होता है। तो इसका देखिए डिटेल दे देते हैं आपको। डिटेल में देखेंगे आप कि मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा के जमने के कारण उत्पन्न होने वाला एक विकार होता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। यानी जितना ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, कैलोरी ग्रहण करते हैं, उतना हम खर्च नहीं करते हैं, जिसके कारण वो ऊर्जा हमारे सेविंग बॉडी में इकट्ठा हो जाता है वसा के रूप में। तो वसा उत्तक के कारण ही होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसीएस चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसीएस कोशिका भक्षी हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है, डिटेल कंप्लीट बताएंगे इसका। तो देखिए हीमोफीलिया में होता आखिर क्या है? तो हीमोफीलिया जो रोग होता है, इसमें राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। रक्त का जो थक्का है वह नहीं बनता। हमारे शरीर में कोई चोट लग गया, कट फट गया तो रक्त निकलेगा, वो नहीं बनेगा, तो उसको बीमारी होता है हीमोफीलिया। अब इसमें आखिर एक्चुअली होता क्या है, इसका डिटेल देखिए यहाँ पर। हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवांशिक रोग होता है, आपको जानकर हैरानी होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ये यहाँ पर नया क्वेश्चन निकल के आया है कि ये जो यहाँ पर बोला गया है कि एक रक्त प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है हीमोफीलिया में, और उस रक्त प्रोटीन की कमी के कारण होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह होती है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमा कर उसका बहना रोकता है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है इस चीज़ को कहते हैं, एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, इसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। इस फैक्टर की विशेषता है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमा कर उसका बहना रोक देता है। हालांकि ये रोग जिसमें होता है उसमें रुकता नहीं है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधे और जंतुओं के, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है। तो यहाँ पर देखिए योजक कड़ी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आपको बता दें ये यूग्लिना जो होता है ये योजक कड़ी है। राइट आंसर इज बी वाला। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका अंग्रेजी में है एक्सप्लेनेशन। यूग्लिना इज ए जीनस ऑफ सिंगल सेल फ्लैजिलेट। यूग्लिना एक जो है एक कोशिकी है और यहाँ पर यूकैरोटिक की श्रेणी में आता है। इट इज द बेस्ट known and most widely studied member of the class यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स श्रेणी का है और डाइवर्स ग्रुप containing some 54 जेनेरा एंड 8 लास्ट 800 स्पीसीज श्रेणी में जो है 54 जो है तो जेनेरा के अंतर्गत आते हैं, और इसमें अगर हम जातियाँ देखेंगे तो 800 प्रजातियाँ होती हैं यहाँ पर। ठीक, जेनेरा के बारे में। तो यूग्लिना इज मोस्ट, पौधे और जीवों के बीच की जो मुख्य संयोजक कड़ी होती है वो यूग्लिना होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलक्रमी या सूत्रक्रमी को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? गोलक्रमी या सूत्रक्रमी को एनिलिडा के, नेफेंथीस के, प्लेटीहेल्मिन्थीज के, आर्थ्रोपोडा के। तो थोड़ा सा यहाँ पर नाम डिफिकल्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि गोलक्रमी या सूत्रक्रमी को किस संघ के अंतर्गत रखा जाएगा। तो क्रमी है तो इसको किस संघ के अंतर्गत? तो देखिए क्रमी जो होते हैं वो न्यूमेंथेल्मीथीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल यहाँ पर देखिएगा
डिटेल में है कि सूत्रकृमि विज्ञान, इसको बोलते हैं नेमेटोलॉजी, के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है। अब सूत्रकृमि यानी निमेटोड्स छोटे पतले खंडहीन तथा धागे जैसे होते हैं, द्विलैंगिक प्राणी होते हैं जिनके पाद नहीं होते। इन्हें गोल कृमि या धागा कृमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर निमेटोड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें निमेटोड्स जो है निमेंथेल्मीथीज के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाएगा। ठीक, निमेटोड्स। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अरस्तु का लालटेन है कौन सा? एक स्वच्छ जली इकाइनोडर्म प्राणी, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, समुद्री स्टार में परिवहन तंत्र की छलनी डिब्ब, और ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली का सतुलाग होती है। तो यहाँ पर देखिए अरस्तु के बारे, अरस्तु का लालटेन, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपके समझ में कम ही आएगा। जो इसके विकल्प होते हैं, राइट आंसर आपको दिखाते हैं। राइट आंसर बी होगा। अरस्तु का लालटेन जो होता है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, उसको अरस्तु का लालटेन कहते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल आपको दिखाते हैं। डिटेल देखिए, डिटेल देखेंगे तो भोजन चबाने के लिए समुद्री अर्चिन में अरस्तु की लालटेन नामक रचना होती है जो 5 कठोर दांतों द्वारा ढका होता है। भोजन चबाने के लिए समुद्री अर्चिन जो होता है वो अरस्तु की लालटेन नामक रचना होती है, और इसमें 5 कठोर दांत द्वारा ढका होता है इस रचना को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरक्स किसके बीच की संयोजक कड़ी होती है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे आर्कियोप्टेरस के बारे में। तो आर्कियोप्टेरस जो होता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरस, तो ये किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो सरीसृप और स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और पक्षियों के, उभयचर और सरीसृप। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी होती है सरीसृप। तो यहाँ पर देखिए इसके डिटेल में, आर्कियोप्टेरस जो है जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी होता है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का एक संयोजक जंतु माना जाता है जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ होती है, चोंच होते थे और चोंच में दांत होते थे तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे होते थे। इसी युग में सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी डायनासोर पाए जाते थे। लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना के परिणाम स्वरूप डायनासोर का सर्वनाश हो गया, जिससे ये प्राणी सदा के लिए विलुप्त हो गए। तो ये सरीसृप और पक्षी, यानी सरीसृप और पक्षी दोनों के यहाँ पर गुण होते थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर